चलिए, संविधान की क्लास 2 दिन की क्लास हुई थी, सैटरडे और संडे। और उस क्लास को हम लोग आगे लेके चलते हैं। एकदम आसानी से समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, बस ध्यान से आप लोग को सुनना है। नोट्स हम आपको दे ही दिए और सब हो जाएगा। कोई चीज़ कठिन नहीं है, जब पढ़ा नहीं है तो कठिन है, इसलिए एकदम आराम से इसको बस सुनते जाइए। और ये मत प्रयास कीजिए तो किसी चीज़ को रटना है, समझने का कोशिश करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, वो समझ में आ जाएगा। और थोड़ी सी चीज़ें प्रयास भी कीजिए, वो हो जाएंगी। 1909 के अधिनियम पर हम लोगों से चर्चा हो रही थी कि 1909 का अधिनियम जो है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। 1909 के अधिनियम को पढ़ने के लिए थोड़ा मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी ना। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि 1909 के अधिनियम को पढ़ने के लिए बेसिक चीज मैंने क्या बताई थी? कौन कौन सी चीज, दो चीजों का ध्यान रखना है ताकि 1909 का अधिनियम आपको ध्यान में आ जाएगा। काजल, आवाज जा रही है? तो कौन सी बेसिक चीज बताई थी कि 1909 पढ़ने के लिए क्या ध्यान देना है? पहला चीज तो यही बताया था ना कि ये एक्ट है ही नहीं, ये क्या है, नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने का तरीका है। और उस नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के तरीके में क्या था कि कैसे हम हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को आपस में बांटें, यानी बंटवारा का प्रोसेस हो, कैसे हम मिडिल क्लास को बांटें। यानी इसको हमको एक्ट के रूप में नहीं लेना था, बल्कि ये एक्ट नहीं है, बल्कि क्या है ये एक तरह से भारत को तोड़ने की एक तरह से कह सकते हैं कि अधिनियम के माध्यम से साजिश है। और अब ये जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य कैसा पूरा होता है उसको हम लोग एक एक बिंदु में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट बिंदु पे आते हैं। देखिए, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो चुका है। और केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त जो प्रांतीय विधान परिषद है उसका भी गठन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि केंद्रीय विधान परिषद है, तो इसको आप बाद में लोकसभा समझिए। तो उसमें कहा गया कि केंद्रीय परिषद में मिनिमम सदस्यों की संख्या 60 होगी, और मैक्स मिनिमम सदस्यों की संख्या 16 और मैक्सिमम 60 होगी। यानी इसका मिनिमम और मैक्सिमम बिंदु यहाँ पे कंप्लीट किया गया। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60 होगा। लेकिन जब विधान परिषद की बात आई तो विधान परिषद में कहा गया कि इनकी सीटों की संख्या एक समान नहीं होगी, बल्कि क्योंकि प्रोविंस टू प्रोविंस ये वेरी करेगी। यानी एक प्रोविंस में उसकी संख्या अधिक होगी, दूसरे प्रोविंस में उसकी संख्या कम होगी। तो वो प्रांत के क्षेत्र पर निर्भर करेगा। यानी पहली बार क्या हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी सीटों की संख्या कहा गया कि मिनिमम 16 होगी, मैक्सिमम 60 होगी। 16 और 60 के बीच में, जैसे लोकसभा में आज मैक्सिमम सीटों की संख्या है लेकिन मिनिमम सीटों की संख्या नहीं है, लेकिन विधानसभा में मिनिमम सीटों की संख्या है और मैक्सिमम सीटों की भी संख्या है। तो उसी तरह से पहले केंद्रीय विधान परिषद में मिनिमम 16 सीट हो सकती थी और अधिकतम सीट 60 हो सकती थी। प्रांतीय परिषदों के लिए कोई चूंकि यूनिफॉर्म नहीं था, इसीलिए वहां पर कहा गया कि इसकी संख्या एक समान नहीं होगी। प्रांत प्रांत इसका क्या होगा, वो वेरी करेगा। ये पहला जो है यहाँ पर 1909 के अधिनियम की विशेषता है। दूसरे में क्या कहा गया, इसी से जुड़ा है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें क्या होते थे, सरकारी लोग भी रहते थे और गैर सरकारी लोग भी रहते थे। तो कहा गया कि जो सरकारी है यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में इसका बहुमत रहेगा, लेकिन जो प्रांतीय परिषद में गैर सदस्यों की बहुमत को अनुमति प्रदान की गई। यानी कि दोनों का नेचर चेंज हो गया। जो सेंट्रल वाला है, सेंट्रल में गवर्नमेंट का बहुमत या सरकारी सदस्यों का बहुमत चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नॉन गवर्नमेंट इसका बहुमत, यानी केंद्र वाला विधान परिषद में और राज्य सरकार वाला विधान परिषद में क्या हुआ, उसके नेचर में अलगाव अलग हो गया। एक में सरकारी बहुमत रहेगा और एक में गैर सरकारी बहुमत रहेगा। ये जो है बेसिक रूप से होगा। तीसरा जो तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन कई बार आया भी और आता भी रहता है, ये जो विधान परिषद है ना, इसके कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अब अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, बजट पर संकल्प रखा जा सकता है। यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? अनुपूरक क्वेश्चन कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन को, क्रॉस क्वेश्चन को। क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चंस करें और आपको क्वेश्चन न समझ में आए तो आप पुनः हमसे क्वेश्चन करेंगे, तो इसी को कहते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या हुआ,
क्रॉस क्वेश्चन, जैसे कोई प्रश्न आप करिए या हम कोई करें और आपको ना समझ में आए तो उस पर पलट के क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछने को क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं। यानी अभी ये क्रॉस क्वेश्चन का पहली बार फर्स्ट टाइम क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता था, फर्स्ट टाइम ये क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला। तो पूछेगा किस अधिनियम में पहली बार क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला, तो किस अधिनियम में पहली बार क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला? 1909 के अधिनियम। तो 1909 का अधिनियम इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला। यहाँ पे दो तीन चीजें देखी हम लोगों ने, केंद्रीय विधान परिषद की सीटों की संख्या मिनिमम और मैक्सिमम की गई, सीटों की संख्या मिनिमम इतनी रहेगी, मैक्सिमम सीटों की संख्या अलग रहेगी, 16 से 60 के बीच में रहेगी। जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सरकारी लोगों का बहुमत होगा, और जो प्रांतीय परिषद है उसमें गैर सरकारी लोगों का बहुमत होगा। विधान परिषद की जो चर्चा का स्वरूप है उसका आकार दायरा बढ़ाया गया, अब क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ और बजट पर संकल्प रखने की भी छूट प्राप्त हुई। ये दो तीन विशेषताएं ये 1909 का अधिनियम जो हम लोग समझने का भी प्रयास किए। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण सुधार हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये तो जो 1909 का सब अधिनियम है, ये तो एक तरह से क्या है, वो अधिनियम के माध्यम से सुधार हो रहा है। अगले जो दो तीन अधिनियम के बिंदु हैं वो क्या है, वही डिवाइड एंड रूल को एक तरह से लागू करते हैं। यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो यहीं पर लागू होती है ना। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये जो हमारा मिडिल क्लास था, ये मिडिल क्लास भी 1905 स्वदेशी आंदोलन में था, और इसकी मुख्य मांग क्या थी कि हमको प्रशासन में स्थान दिया जाए, और अगर इसको प्रशासन में स्थान मिल जाएगा तो ये नेशनल मूवमेंट से हट जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो उदारवादी कहे जाते थे, उदारवादी लोगों की यही मांग थी। उदारवादी लोगों का कहना था कि हमको प्रशासन में सीट जारी चाहिए। सरकार इस बात को समझ रही थी कि ऐसा किया जाए कि मिडिल क्लास को अगर उसका हिस्सा दे दिया जाए, इसको आप ऐसे समझिए ना जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास क्या होता है ना, मिडिल क्लास स्वार्थी बहुत होता है। स्वार्थी इस अर्थ में कि उसको बस अपने स्वार्थ से मतलब, हम लोग ना भ्रष्टाचार नहीं चाहते समाप्त हो, बस भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं और हम भी मिड डे मील में कमाएं ना। ये मिडिल क्लास की मुख्य सोच है। मिडिल क्लास जो है स्वार्थी बहुत होता है, बस उसको अपने काम से मतलब है, उसका काम हो जाएगा, और काम हो जाएगा तो वो अपने काम की जस्टिफाई के लिए लॉजिक भी दे सकता है, बुद्धि तो उसके पास है ही, बुद्धिजीवी तो है ही, नो डाउट उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, तो बुद्धिजीवी तो है ही। तो अब इसको क्या हुआ, सरकार इस चीज को समझ रही थी, उसने ये कहा कि चलिए उदारवादियों को या मिडिल क्लास को उसने कहा कि आइए चलिए पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्होंने विधि सदस्य के रूप में इसको ग्रहण किया, पद को ग्रहण किया। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है, फर्स्ट टाइम जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास सरकार का भाग होता है, वायसराय की परिषद में उसको स्थान दिया जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति होते हैं जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, मिडिल क्लास क्या है उन्होंने अलग करना शुरू किया। ऐसे मिडिल क्लास जो क्या है, जो उदारवादी प्रकृति के हैं, जिनका मूल उद्देश्य है कि कैसे हमको प्रशासन में अधिकार मिले, तो उस प्रशासन में अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी। और पहला व्यक्ति जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करी उनका नाम क्या है, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। डिवाइड एंड रूल का जो डिवाइड एंड रूल का जो असली वेपन्स है वो आपको अगले बिंदु में देखने को मिलेगा। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ, डिवाइड एंड रूल नहीं चला। 1858 का अधिनियम आया, डिवाइड एंड रूल थियोरिटिकल आया, नहीं चला। ये सब जगह से अंग्रेज फेल है। अब उसको वो डिवाइड एंड रूल को रिजर्वेशन के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं, आरक्षण के माध्यम से डिवाइड एंड रूल को लेकर के आने का वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्या किया जाए कि हम लोग आरक्षण लेके आए, और उस आरक्षण के माध्यम से, और आरक्षण क्या करता है,
आरक्षण डिवाइड एंड रूल का एक बढ़िया टूल है, कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण टूल है। और उस टूल को इन्होंने इस्तेमाल किया, और वो ऐसा टूल है कि आज तक उसी टूल को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जाता है ना। आप देख सकते हैं कि उस टूल को आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में आज भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये जो है एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण टूल क्या है कि इसी अधिनियम में पहली बार क्या कहा गया कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता से ही कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एरिया बना दिया, ये एरिया रिजर्व हो गई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा, मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा, यानी कि ये एरिया जो होगी अब क्या हो गए, उसका सेपरेट इलेक्ट्रोड हो गया। इस प्रकार अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, और लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम ये हुआ कि अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम एक अलग से इलेक्ट्रोड बनाएंगे, मुस्लिमों के लिए बनाएंगे, ये मुस्लिमों को अपनी तरफ करने का प्रयास। इसको आप 1905 से देखिए, 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता महत्वपूर्ण है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और मुस्लिम लीग एक तरह से सरकार के द्वारा ही गठित संस्था थी, और उन्हीं लोगों के या कुछ मुसलमानों की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी आई। और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तो जिन्न की तरह है। अगर धर्म के रूप में आएगी तो कल वो जाति के रूप में भी आएगी, जाति के रूप में आएगी तो एससी के लिए आएगी, तो एसटी के लिए आएगी, तो ओबीसी के लिए भी आएगी, तो ओपन कैटेगरी के लिए भी आएगी ना। और इन सब में फिर लोग महिला पुरुष की भी बात करेंगे, तो यानी कि वो जेंडर के आधार पे भी आएगी। और ये हम प्रक्रिया बंद नहीं हुई, अभी भी ये प्रक्रिया क्या है, वो स्टिल कंटिन्यू है। तो चली रही है ना। देखिए एससी के लिए आया, एसटी के लिए आया, मंडल कमीशन से ओबीसी में रिजर्वेशन, फिर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन एक ऐसा आरक्षण, एक ऐसा भाव रहा कि दिया उसने सबको बहुत कुछ, लेकिन संतुष्ट किसी को नहीं कर पाया। संतुष्ट इसलिए नहीं कर पाया कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। तो रिजर्वेशन इच्छाओं को संतुष्ट तो कर नहीं सकता। नीड्स, आवश्यकता की पूर्ति उसने किया ना, उससे सुधार हुआ, सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी स्थापित हुई, लेकिन इच्छाओं की संतुष्टि तो हो नहीं सकती ना। जिसको जितना मिलेगा उतना कम लगेगा। तो इस रूप में वो एक तरह से क्या हुआ, वो ऐसी विरासत तैयार हुई कि आज तक हम लोग उससे लड़ रहे हैं। और आज भी देखिए क्या है, राजनीति में एक वर्ग को या समाज में आपस में लड़ाने में रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। या नेताओं की पहचान न, व्यक्ति में समाज में व्यक्ति की पहचान, वो जातिगत चेतना, धर्म पर आधारित चेतना न, इन सब को एक महत्वपूर्ण माध्यम में देख सकते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। खूब पूछता भी है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था कब की गई। मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था, और यही नहीं, कुछ वर्गों को भी कहा गया कि आपको अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग मंडल, विश्वविद्यालय और जमींदार। इन लोगों का भी क्या होगा, इन लोगों का भी सेपरेट इलेक्ट्रोड होगा। ये अलग होंगे, इनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। तो सिंपल में आप दिमाग में रखिए ना कि कुल मिला जुला के क्या है, ये आंदोलन हम लोगों को अलग अलग करने का ही प्रयास है। पहले उसने धर्म के आधार पे अलग किया, वर्ग के आधार पे अलग किया, फिर वो हमको जाति के आधार पे अलग करेगा, जातियों का भी डिवीजन करेगा, फिर सेक्स के आधार पे अलग करेगा। और अलग करने का भी मूल उद्देश्य क्या है, डिवाइड एंड रूल की प्राप्ति। तो इस रूप में डिवाइड एंड रूल की जो समस्या है, वो डिवाइड एंड रूल को क्या हुआ, यहाँ पर असली जामा पहनाया गया या वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हाँ 1909 के अधिनियम की मूल विशेषता क्या है। ये जो विशेषता है ना 4 और 5, ये महत्वपूर्ण है। एक तो मिडिल क्लास को पहली बार परिषद में स्थान दिया गया, और दूसरा एक पृथक निर्वाचन की बात करी गई,
पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रोड की बात हो गई, अनुपूरक प्रश्न की व्यवस्था हो गई। तो कुछ इसमें अधिनियम महत्वपूर्ण है जो देख सकते हैं आप। अधिनियम की दृष्टि से केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद संख्या निश्चित हो गई। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या निर्धारित नहीं हुई। केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नमेंट है इनका बहुमत रहेगा, डोमिनेट करेंगे। इसमें नॉन गवर्नमेंट वाले वो आपका बहुमत डोमिनेट करेंगे, और परिषद की चर्चा के अधिकार बढ़ाए गए। और इधर जो महत्वपूर्ण रूप से आप देख रहे हैं कि कुछ अधिकार बढ़ाए गए किसके, फिर इधर से देखिए तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले कार्यकारिणी के सदस्य बने। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोड की व्यवस्था हुई, यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था यहाँ से देखी जा सकती है। तो ये 1909 का अधिनियम, और 1909 के अधिनियम से विशेषता इसी तरह से पूछी जाएगी, उसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो 1909 का अधिनियम आपको क्लियर हुआ कि 1909 का अधिनियम ये किस रूप में देखा जा सकता है। अब हम लोग अगले पे आएंगे, 1909 का अधिनियम ना। 1909 का जो अधिनियम आया है, 1917 में एक अगस्त घोषणा हुई थी। अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, अगस्त महीने में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त घोषणा कहते हैं। तो अगस्त घोषणा में ही ये कहा गया कि भारत के लोगों को क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का ये उद्देश्य है, इसके लिए कि कानून आएगा। और ये जो भारत सरकार अधिनियम है आया 1921 से लागू हुआ, और इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो दो चीजें यहाँ से हम लोग समझे। पहला, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? अगस्त प्रस्ताव है। और दूसरा, भारत शासन अधिनियम जो है वो 1921 में लागू हुआ, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग विशेषता पे आते हैं। इसकी विशेषताएं बहुत अच्छे से समझना ध्यान से। अब देखिए इसकी जो विशेषता है, ये विशेषताएं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेषताएं कहीं ना कहीं से आज भी जो है हमारा जो संविधान है, जो मूल रूप से संविधान जो हमारा काम कर रहा है, तो वो इन्हीं से अब संविधान की विशेषताएं जो है ग्रहण होंगी। यानी ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं से क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं, यानी कहीं ना कहीं से आज भी वो ही व्यवस्था लगभग लगभग लागू है। इसीलिए 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, वो आज भी संविधान में लगभग लगभग क्या है, वही व्यवस्था लगभग लगभग चल रही है। तो इसलिए उस चीज को समझने के लिए हमको इन सब चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक रहा। ये तो बात रही है किताब की। अब इसको हम आपको आसानी से समझाते हैं। जैसे कानून बनाना है, ठीक है, तो अब कानून के लिए क्या किया गया, कानून के लिए विषय बना दिया गया। विषय बना दिया गया। विषय दो तरह के हो गए। एक विषय हो गया केंद्रीय विषय हो गया, एक विषय हो गया प्रांत का विषय हो गया। ठीक है, तो केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी, प्रांतीय सरकार इस पर कानून बनाएगी। यानी अब कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा हो गया, कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा हो गया। तो ये, इसको केंद्रीय सूची भी आप कह सकते हैं, और इसको आप राज्य सूची भी कह सकते हैं। आज भी इसी तरह से चलता है। केंद्र सरकार, इसका मतलब पूछिएगा कि दो सूचियों का निर्धारण कब हुआ, या दो सूचियां कब बनी। तो दो सूचियां कब बनी, 1919 के। अब क्यों कह रहा है, देखिए कि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक रहा, कि अगर कोई विषय जिसका उल्लेख नहीं है तो केंद्र सरकार ही उस पर बनाएगी। इसका मतलब क्या है, ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। यानी मूल स्वरूप क्या है कि डोमिनेट यही करेगा। फिर उसमें एक चीज यहाँ पर लिखा है, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसका मतलब क्या हुआ,
पहले सारा विषय केंद्र ही देखता था, तो अब इसको भी तो कुछ विषय दे दिया गया। अब बताइए, प्रांतों पर से केंद्र का कुछ नियंत्रण कम हुआ कि नहीं? प्रांतों पर से केंद्र का कुछ नियंत्रण कम हुआ ना, तो कम हो गया। तो यहाँ से जितनी बातें देखिए एकदम क्लियर हो गई ना। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। देखिए, यहाँ से यहाँ डिप्यूट किया गया। अपनी सूचियों पर विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस पर आप बनाओ, इस पर आप बनाओ। सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। तो सरकार का ढांचा क्या है? अगर कोई विषय वस्तु ऐसा होगा तो उस विषय वस्तु पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। इसमें एक एक लाइन एकदम क्लियर हो गई ना, सिंपल तरीके से। इसमें थोड़ा सा जो भाषा लिखी है वो थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है ना, और ये जो हम आपको बताए वो भाषा एकदम आसान है। इसमें कोई बहुत विशेष रूप में दिक्कत नहीं है, नहीं कि भाषा किस तरह से, तो भाषा बहुत आसान है, उसमें आप नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमने सिंपल फॉर्मेट में उसको आपको समझा दिया कि हुआ क्या कि भैया आप अपने विषय पर काम करो, हम अपने विषय पर काम करेंगे। आपका विषय है क्या? अगर केंद्र सरकार हो तो आप केंद्र पर काम करो, हम राज्य सरकार हैं तो राज्य पर काम करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जिसका निर्धारण नहीं है, वहां पर केंद्र की क्या होगी? केंद्र की भूमिका बनी रहेगी। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार ही महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी और राज्य सरकार भी काम करेगी। लेकिन अब डोमिनेटिंग कौन है? डोमिनेटिंग केंद्र है। तो केंद्र कैसे काम करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, सबके लिए विषय का वर्गीकरण हो गया। तो इस तरह से देखिए कि पूछेगा कि दो सूचियां कब बनी, दो सूचियां कब बनी। तो दो सूचियां आप बता देंगे ना कि दो सूचियां कब बनी? 1919 के एक्ट में बनी। तो 1919 के एक्ट में बनी। फिर देखिए क्या हुआ कि प्रांत के स्तर पे एक विशेष काम हुआ। इसको ध्यान से समझिए। प्रांत के स्तर पर क्या हुआ कि प्रांत के स्तर पर दोहरा शासन आया। दोहरा शासन किसको कहते हैं? ये जो प्रांत है इसके विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया सुरक्षित के रूप में और एक बांटा गया हस्तांतरित के रूप में। सुरक्षित पे गवर्नर को काम करना था, सुरक्षित पे गवर्नर को काम करना था। और इसके लिए क्या होगा? चुने हुए मंत्री होंगे। और हस्तांतरित विषय पर किसको काम करना था? यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर चुनाव होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? दोहरा शासन, यानी प्रांत पर दो लोगों का शासन हो गया। यानी ये जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो है ये विधान परिषद के प्रति या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये उत्तरदायी किसके प्रति रहेगा? इसके प्रति। गवर्नर को चाहिए तो ये वीटो भी लगा देगा। यानी यहाँ पर सरकार कितनी हो गई? प्रांत में दो दो सरकार हो गई ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर शासन करता था। ओके। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के उत्तरदायी होते थे। ये मंत्री विधान परिषद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। फिर क्या कह रहा है? दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ये सारा इस पर भी डोमिनेट कौन कर रहा है? गवर्नर ही कर रहा है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन या डायरकी शासन व्यवस्था कहा गया है। यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। फिर से देखिए, ये दोहरा क्या है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये द्वैध शासन, ये द्वैध शासन, द्वैध, द्वैध शासन। द्वय माने क्या होता है? दो। देखिए दो हो गया ना, दो हो गया कि नहीं? एक शासन ये, एक शासन है, एक ही जगह पे दो शासन है। एक शासन कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल। मंत्री ये विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। दूसरा मुख्यमंत्री है जो चुनाव के माध्यम से आ रहा है, चुनी हुई परिषद है। लेकिन ये विधान सभा या विधान परिषद के प्रति नहीं, गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये इसको होना चाहिए कि गवर्नर के प्रति नहीं, विधान परिषद के प्रति रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पे क्या है?
गवर्नर के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ज्यादा ज्यादा अधिकार किसके पास है? इसके पास है। लेकिन सरकार को आप इस तरह से समझिए, इसका पूछेगा कोई कि द्वैत शासन का क्या मतलब है, तो द्वैत शासन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि द्वैत शासन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक सुरक्षित विषय भी है और एक हस्तांतरित विषय पर। सुरक्षित विषय पर कौन काम कर रहा है? गवर्नर काम कर रहा है। और हस्तांतरित विषय पर कौन काम कर रहा है? मुख्यमंत्री बात काम कर रहा है। ये चुनाव होगा, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं? गवर्नर के प्रति हैं। दूसरा, ये लोग कुछ भी काम करें, गवर्नर चाहेगा तो वहां पर वीटो लगा देगा। तो इसका मतलब ये कि पूछेगा दोहरा शासन प्रणाली क्या है? दोहरा, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। एक को सुरक्षित कहा गया, एक को हस्तांतरित कहा गया। सुरक्षित विषय जितने महत्वपूर्ण विषय होते थे वो सुरक्षित विषय होंगे, हाँ, जैसे वित्त इसी के पास है, कृषि इसी के पास है। हस्तांतरित, सिंचाई उनको दे दिए, स्वास्थ्य उनको दे दिए। तो ये जो है गवर्नर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। गवर्नर चुना हुआ मंत्री वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन जो आरक्षित विषय है जिस पर मुख्यमंत्री कर रहा है वो गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है? घुमा फिरा के सब कुछ तो गवर्नर ही कर रहा है, सब कुछ गवर्नर कर रहा है। और गवर्नर को क्या है? वीटो का भी अधिकार है। ये जो हस्तांतरित वाली व्यवस्था हुई, सुरक्षित वाली व्यवस्था है, दोहरा शासन की प्रणाली की व्यवस्था हुई, ये रियल में इसमें फैक्ट बहुत दोष बहुत अधिक थे। इसीलिए रियल में क्या है, ये आया लेकिन लागू कभी नहीं हुआ। ये दोहरा शासन प्रणाली आई लेकिन इनेक्ट नहीं हुई, यानी इसमें लागू नहीं ना। तो यहाँ से दो चीज हम लोग समझे। पहला, सिंपल में क्या हुआ, विषयों का बंटवारा हो गया, सेंट्रल लिस्ट अलग हो गई, स्टेट लिस्ट अलग हो गई। सेंट्रल लिस्ट पर सेंट्रल काम करेगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लिस्ट काम करेगी। और सेंट्रल डोमिनेट करेगा, यानी उन विषयों पर जिसका कोई विश्लेषण नहीं है सेंट्रल लिस्ट ही काम करेगी। यानी दो सूचियां बन के तैयार हो गई। 1935 के अधिनियम में तीसरी सूची भी आ जाएगी जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहेंगे, जिसको समवर्ती सूची कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रांत है, यहाँ पर दो तरह की शासन व्यवस्था आई। यानी यहाँ पर मुखिया एक नहीं है, मुखिया यहाँ पर दो है। जो पहला मुखिया है वो, पहला मुखिया क्या है? वो गवर्नर है, मंत्रियों के माध्यम से काम करेगा और विधान परिषद के प्रति उसी का उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व तो उसी का है। जो हस्तांतरित विषय है उसमें मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नर के प्रति जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आज भी दिल्ली में देखिए दोहरा शासन है, कुछ विषय पर केजरीवाल जी की सरकार काम करती है, बाकी पर केंद्र सरकार काम करती है। तो उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्टरी सिस्टम को लेके आया गया कि व्यवस्था जो है एक ही जगह पे दो तरह की मुखिया होंगे, एक गवर्नर वाला, एक मुख्यमंत्री का। लेकिन अधिकार ज्यादा किसके पास है? गवर्नर के पास। वीटो शक्ति किसके पास है? गवर्नर के पास। तो देन ये एक्ट होगा भी तो मुख्यमंत्री क्या होगा? वो तो डमी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो हो जाएगा वो तो डमी हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अगर डमी हो गया तो काम करने से फायदा भी क्या है? वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने से फायदा नहीं होगा, सारा अधिकार गवर्नर के प्रति है, सारा अधिकार मुख्यमंत्री के सारा अधिकार जो उसके मंत्रियों के प्रति है, उसी का उत्तरदायित्व है। और चुने हुए मुख्यमंत्री जो है उनका कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं। वो एक तरह से क्या है, वो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये व्यवस्था तो नहीं चलनी है ना। यानी इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ कि ये सूचियों का बंटवारा हो गया ना, प्रांतीय विषय को और इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ कठिन नहीं, एकदम धीरे धीरे करके देखिए, फिर से देखिए, दो सूचियां बट गई और प्रांतों में तो शासन आ गया। ये इसकी दो विशेषता है, और विशेषता होगी अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक ठीक है?
नेक्स्ट जो है, इस अधिनियम में पहली बार दो सदन वाली व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इसको समझिए, दो सदन का मतलब क्या है। देखिए 1853 में अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो गया था। तो एक सदन हो गया, यानी ऑलरेडी एक सदन बन गया। एक सदन बन करके तैयार हो गया। इसको अगर सदन से भी किसी को दिक्कत हो रही तो जैसे समझ लीजिए कि लोकसभा बन करके तैयार हो गई। अगर लोकसभा बन के तैयार हो गई तो राज्यसभा को भी बनाना है, तो राज्यसभा भी बनेगा। तो राज्यसभा को पहले राज्यसभा नहीं करते थे, क्या करते थे, राज्य परिषद करते थे। ये तो ऑलरेडी थी और ये इस समय आ गई 1919 में। तो देखिए दो सदन हो गए कि नहीं, एक सदन ये हो गया और एक सदन ये हो गया। देखिए क्या कह रहा है, पहली बार देश में दो सदनी व्यवस्था, दो सदन का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद दोनों जो है आ गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब दो सदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे ये लोकसभा हो गई और ये राज्यसभा हो गई। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसका मतलब 1919 का अधिनियम इस रूप में महत्वपूर्ण है कि पहली बार इसी में आसान भाषा में लोकसभा और राज्यसभा ना, तो पूछेगा कि पहली बार लोकसभा और राज्यसभा, पहली बार लोकसभा और राज्यसभा वो किस अधिनियम में अस्तित्व में आए, तो 1919 के अधिनियम में आए। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब प्रशासन का भारतीयकरण होना शुरू हुआ। जो कार्यकारी में 6 परिषद होते थे उसमें से 3 सदस्यों को ये बोला गया कि भारत वाले रहेंगे ना। 3 सदस्य क्या है, वो भारत के वाले रहेंगे। किसको, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। ठीक है। फिर जो 1909 में क्या हुआ था कि देखिए 1909 में बस मुस्लिम्स को आरक्षण था। अब ये आरक्षण और बढ़ा दिया गया, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, आंग्ल भारतीय भी आ गए और यूरोपीय भी आ गए। इनको पृथक निर्वाचन को और बढ़ाया गया। तो 19 तक आते आते पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, आंग्ल भारतीय भी आ गए, यूरोपीय ना। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना। तो मुस्लिम पहले वाले में थे, उसी तरह से रखिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मुस्लिम पहले वाले 9 वाले में ही, सिख ईसाई यहाँ भी आ गए, आंग्ल भारतीय भी आ गए, एंग्लो इंडियन यूरोपीय आ गए। इनके लिए भी अलग अलग से निर्वाचन होगा कि इनका जो होगा सीट इनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 9 की प्रक्रिया का यहाँ पर क्या हो गया, 9 की प्रक्रिया का यहाँ पर विस्तार हो गया। 9 में बस मुस्लिम्स पूछेगा तो 9, और सिख और ईसाई पूछेगा तो 19। ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास जो है, और कल अभी इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, जो दिक्कत हो आप लोग अपनी माइक को म्यूट करके अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। तो कोई डाउट रहा करे तो बीच में अपना रोक करके अपना माइक ऑन करके आप पूछ लिया कीजिए, या उसमें एक नीचे थंब भी बना रहता है कि आप उसमें अपना हाथ रेज कर सकते हैं, तो मुझको जब समय मिलेगा मैं पूछ लूंगा। ठीक है, तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, एकदम एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल हम लोग फिर इसी को आगे करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा चीजें जब ठीक होने लगेंगी तो हम लोग फिर 2 क्लास पे बात करेंगे। 20 35 25 मिनट की 2 2 क्लास लेकर के चलेंगे, ताकि कोर्स भी हम लोग का समय से सब पूरा हो जाएगा। तो सर। ये चीज है। और किसी को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो, इससे कोई बहुत मैसेज नहीं रहता, तो इसमें आप नंबर ये है व्हाट्सअप का, आप कोई भी जानकारी हो तो इस पर कर लिया कीजिए। सर हाँ राहुल। हाँ राहुल। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। सर ये जो जिला बोर्ड था, जमींदार उद्योग समूह, ये सब ये सब सर। जैसे नहीं, आजकल जैसे नहीं है कि पहले क्या जैसे स्थानीय निकाय जिसको समझते हैं ना, हाँ हाँ, लोकल लोकल गवर्नमेंट। बॉडी, हाँ तो बस उसी हाँ। लोकल बॉडी की बात करें तो लोकल बॉडी को भी चुनाव में स्थान प्राप्त होगा। अच्छा।
सर। ठीक है, उनको भी स्थान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और ये किताब बहुत अच्छी है, आपको एक एक चीज देखिए, एक एक शब्द हम इसीलिए समझाते जा रहे हैं। हाँ और सर। इसी का बेस करके हम आपको नोट्स भी एक बना दिए हैं, जो आपको हम सेंड कर दिए आप लोगों को। ओके और सर। किसी को नहीं सेंड किए होंगे तो उसको भेज दीजिएगा, हम सेंड कर देंगे। इसी किताब का हमें आपको एकदम ब्रीफली एक नोट्स भी बना दिए हैं, तो उसको आप एक बार पढ़ लिया कीजिए और फिर उसको लेके बैठा भी कीजिए। तो उसको हम समझाते समय समझा देंगे, कोई डाउट हो तो उसको पूछ लिया कीजिए। ठीक है। ओके। ओके ठीक, सर। कोई दिक्कत होगी तो इसी नंबर पे आप लोग कर दीजिए। चलिए सब ठीक। लोग को गुड नाइट। गुड नाइट सर।